जी बेटा जी, अब शुरू करें। अभी टाइम हो गया बेटा, निकालो बेटा निकालो। थोड़ा सा आज अपने को ज्यादा पढ़ना है बेटा, थोड़ा सा कल वाला कवर करना है। चलिए शुरू करें अपन लोग। थोड़ा सा अब ईआर की रेट के क्वेश्चन एक बार फिर से फटाफट देख लो। ईआर जिसमें पहला अटैक करने से इलेक्ट्रोफाइल आए, एल्कीन एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल है, पहला अटैक करने इलेक्ट्रोफाइल आएगा। जनरल मैकेनिज्म, रेट के लिए डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए बेटा? ज्यादा। डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डबल बॉन्ड क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो आपने प्लस एमएचआई तो बढ़ाएगा डेंसिटी, और माइनस एमएचआई डेंसिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। देखो देखते हैं क्वेश्चन, देख लो एक बार फटाफट। शुरू करें बेटा। ध्यान दीजिएगा, आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मार्कोनिकॉस रूल, एम रूल। मार्कोनिकॉस रूल स्टेटमेंट लिखना बेटा, मार्कोनिकॉस रूल में स्टेटमेंट लिखिएगा। हेडिंग है बेटा एम रूल, मार्कोनिकॉस रूल लिखिए बेटा। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes to those double bonded carbon, negative part of the reagent, negative part of the reagent goes to those double bonded carbon which have less number of hydrogen, which have negative part of the reagent goes to those double bonded carbon which have less number of hydrogen, less number of hydrogen। एरो का निशान लगा के नीचे लिखो, not applicable in following condition, not applicable in following condition। लिख दिया ना, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू दोज डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नीचे लिख रहे हो, नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग कंडीशंस, नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग कंडीशंस। पहले लिखो बेटा जी, एम रूल कब कब नहीं लगता? नंबर वन कंडीशन, व्हेन सिमेट्रिकल एल्केन, एल्कीन, एल्कीन जब कैसी आ जाए? सिमेट्रिकल। इसके अंतर्गत नेगेटिव पार्ट कहां जोड़ोगे बताओ जरा? जहां हाइड्रोजन के नंबर कम हो, ऐसा हो सकता है क्या? बराबर है सर, दोनों जगह हाइड्रोजन के नंबर, तो रूल कैसे लगेगा? रूल लग पाएगा क्या? इसके अंदर रूल लग पाएगा बेटा? इसमें भी डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर दोनों पर हाइड्रोजन के नंबर सेम है, इस पर भी रूल एप्लीकेबल नहीं है। आप पहली लाइन ये लिख दीजिएगा। दूसरा, व्हेन रीअरेंजमेंट प्रेजेंट इन कार्बोकैटायन, जब कार्बोकैटायन के अंदर क्या प्रेजेंट हो? रीअरेंजमेंट। अब एम रूल तो क्या कहता है कि आप इसके ऊपर HCl जोड़ते हो तो Cl जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां जाना चाहिए? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कहां जाना चाहिए? जहां उस डबल बॉन्डेड कार्बन में जाना चाहिए जहां हाइड्रोजन के नंबर क्या हो। क्या यहाँ आएगा क्या? क्योंकि यहाँ का कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करके पहले यहाँ जाएगा, तो इस पर एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी, तीसरी बात बेटा जी, क्या इस पर लागू हो पाएगा? ध्यान से देखना, यदि मैं ग्रुप जोड़ देता हूं -MHI, तो कैटाइन फिर पास बनता है या दूर बनता है? -MHI ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, कैटाइन दूर रहना चाहता है, पास रहना चाहता है? दूर रहना चाहता है, तो कैटाइन तो यहां का बनेगा। जबकि एम रूल क्या कहता है कि कैटाइन यहाँ के ऊपर नेगेटिव पार्ट जाना चाहिए ना। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहां जाना चाहिए? उस डबल बॉन्डेड कार्बन जहां हाइड्रोजन के नंबर कम हो, तो कहां जाएगा? कहां, जबकि यहाँ आएगा। रूल एप्लीकेबल नहीं है। एक बार लाइनें लिख लीजिए, आगे अपन प्रूव करेंगे, अब क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें लग जाएंगे सारी। एक बार आपने तीनों लिख ली बेटा, लिखो, नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग कंडीशन। तीन कंडीशन लिख दो फटाफट। When rearrangement present in carbocation लिखा सेकंड, when rearrangement present in carbocation। प्रति ER में हम कितनी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं? 8 बताई थी सर आपने। इंडेक्स में 8 होंगे, एक बार नाम लिख दूं थोड़े से।
सीधी पढ़ानी शुरू करो। क्या क्या? अरे वाह, एक बार नाम नाम लिख लो, कौन कौन सा पढ़ना है। एडिशन ऑफ HX पढ़ना है अपने को, जिसे आप हाइड्रो एलोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन कहते हो, ऑन एल्कीन एंड एल्काइन। इस टर्म का नाम क्या होता है बेटा? हाइड्रो हेलोजिनेशन। अरे आवाज नहीं। दूसरा बेटा जी, हमें एल्कीन और एल्काइन के ऊपर किसको जोड़ना है? वाटर को। पानी और अल्कोहल दोनों को जोड़ते हैं। पानी का जुड़ना हाइड्रेशन कहलाता है। टर्म का नाम क्या होता है? हाइड्रेशन। 3 रिएक्शन पढ़नी पड़ती है इसमें अपने को। बाय डाइल्यूट एसिड पढ़ते हैं बेटा जी पहले तो, बाय डाइल्यूट एसिड। बी नंबर OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का नाम सुनाइए। सी नंबर HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीसरा बेटा जी हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ, ये लिख लो बेटा फटाफट, X2। हाँ बेटा नाम लिख लो, इंडेक्स लिख लो, मतलब रिएक्शन लिखनी है कौन कौन सी पढ़नी है। एलोजिनेशन, एडिशन ऑफ X डैश, इंटर एलोजिनेशन बोलते हो, इंटर हेलोजिनेशन। पांचवा एडिशन ऑफ HOX, हाइपो एलएस एसिड जोड़ते हो, हाइपो हेलस एसिड। छठा है बेटा जी एडिशन ऑफ टिल्डेन रिएजेंट है बेटा। टिल्डेन रिएजेंट पढ़ रखा है ना आप लोगों ने। सातवां एडिशन ऑन कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन। KCTC का नाम सुना, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट, थर्मोडायनामिक कंट्रोल प्रोडक्ट। कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन। और आठवीं हाइड्रोक्सिलेशन, बेयर रिएजेंट हो रहा ना बेटा, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ, एक बार फास्ट बना लीजिएगा, अपन शुरू करते हैं बेटा खेल पढ़ना। EAR के अंतर्गत हमें एल्कीन और एल्काइन की कौन कौन सी रिएक्शनें पढ़नी है। एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रो एलोजिनेशन, हाइड्रेशन, हेलोजिनेशन, इंटर एलोजिनेशन। इसके अलावा हाइपो एलएस एसिड का एडिशन, टिल्डेन रिएजेंट का एडिशन, एडिशन ऑन कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन, और इसके अलावा हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन। चलिए हाइड्रो एलोजिनेशन अपन शुरू करते हैं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। बनाओ बेटा बनाओ आराम से। हैं याद भी करना है? नहीं ध्यान रहे, पढ़ेंगे ना बड़े टॉपिक के सारे। ज्यादा समय अपने को इसमें हाइड्रेशन में लगाना है। ये रिमेनिंग तो एक दिन हो जाएगी सर, 2 दिन का है। आज अपन ये एल्कीन और एल्काइन में ये पढ़ के पूरा FAR और कंप्लीट कर लेंगे, ये और FAR। बनाए बेटा जी। EAR, EAR एल्कीन एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि एल्कीन एल्काइन न्यूक्लियोफाइल है, पहला अटैक करने इलेक्ट्रोफाइल आ गया। थर्ड वाला क्या है? ये अभी अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। ये अभी तो बेटा ऐसे इंडेक्स नाम लिखे बस, पढ़ना तो अब आ रहा है। ये रूल्स के पॉइंट भी अभी आ रहे हैं। अब शुरू कर रहे हैं, हटा दें सब इसको। पहली रिएक्शन बेटा जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन एंड एल्काइन, जिसे आप हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन बोलते हैं। चलिए सर, ये हटा दें बेटा, बना दिया, बनाओ बेटा जल्दी बनाओ। पहली रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनो।
हाइड्रोक्सिलेशन है बेटा, हाइड्रोक्सिलेशन। पाई बॉन्ड तोड़ के दो OH जुड़ते हैं ना, बियर रिएजेंट, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और पर एसिड करते हैं ना, एक हम नाम सुनो, थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना बेटा। चलिए सर हटा दें इसको। चलिए सर इधर देखिए बेटा जी, आपने एक एल्कीन ली, हाइड्रो एलोजिनेशन कराने के लिए HX से रिएक्शन करवा दी HCl से, क्या सीन बनेगा? रूल में क्या पढ़ा आप लोगों ने, बताना जरा। व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद HX देन क्या रूल पढ़ा? एम रूल क्या पढ़ा? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दोज डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन या मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां आके जुड़ जाएगा। सर यही क्यों जुड़ा? जवाब किसके पास है? मैकेनिज्म। बेटा जी एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है, एल्कीन का बिहेवियर किसके जैसा है? पहला अटैक करने के लिए कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+। देखकर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स स्टेबिलिटी होती है। तो इधर करने पर मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, इधर करने पर मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है? इधर करूं या इधर करूं? इधर करने पर बेटा जी यहाँ का कैटाइन और यहाँ माइनस के ऊपर H जुड़ने के बाद अल्फा 6 मिलेंगे। इधर करता तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस के ऊपर H जुड़ने पर अल्फा 2 ही मिलते। तो अल्फा 6 वाला मोर स्टेबल है, 2 वाला? 6 वाला। तो मैंने ये वाला कार्बोकेटाइन बना दिया। हाँ सर ये वाला कार्बोकेटाइन तो ठीक है, क्लियर है। अब बेटा जी जुड़ने के लिए कौन आ जाएगा? Cl। आपने सिंपल से पॉइंट इसमें क्या फील करे वो ध्यान से 2 पॉइंट देख लीजिएगा बेटा जी। इसके अंतर्गत पहली बात, प्रोडक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू, पहले इंटरमीडिएट कौन है इस रिएक्शन का? फ्री कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट कौन है? यदि कार्बोकेटाइन के अंतर्गत रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो पहले रीअरेंजमेंट होगा, अभी तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। और यदि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो पहले कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करके आइए स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद जुड़ने के लिए कौन आएगा? नेगेटिव पार्ट। तो प्रोडक्ट फॉर्म विद रीअरेंजमेंट या विदाउट रीअरेंजमेंट? प्रोडक्ट फॉर्म विद रीअरेंजमेंट। इसके बाद बेटा जी प्रोडक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू एम रूल। और एक सिंपल सी बात, HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है बताना जरा, कौन सा HX लेने पर रिएक्टिविटी ज्यादा मिलेगी? सर यहाँ पर हमें इसको क्या काम में लेना है? H+ दिलवाना है। H+ वो जल्दी देगा तो अच्छा एसिड है। अच्छा एसिड कौन सा है? HI। HI उसके बाद और लास्ट में HF। कोई ऑब्जेक्शन? इस पर बेस्ड मैं सिंपल से क्वेश्चन करने शुरू कर रहा हूं, आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। सब क्वेश्चन नंबर पहला बेटा जी, अब सारे लोग इधर देखें, बाद में लिख लेना आप लोग, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सुने। किस तरह रिएक्शन प्रोसीड होगी? एक तरह पहले टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, HCl लेकर आया हूं, बताओ कैसे होगी रिएक्शन। पहला अटैक करने कौन आएगा? H+ को देखकर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? किस तरफ? इस तरफ, ताकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन क्या बने? मोर स्टेबल। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बेटा जी ये वाला बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन यही रहेगा या कुछ कर बैठेगा? ध्यान से देखो, देखते हैं क्या करेगा। रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट का कौन सा टाइप करेगा? ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट आता है ना आप लोगों को, जिस पर प्लस होता है वो 1 नंबर, पड़ोसी 2 नंबर। हाइड्रोजन किस रूप में उखड़ता है? माइनस के रूप में। हाइड्राइड, आइड एनाइन का सफिक्स होता है ना बेटा, तो H- के रूप में उखड़ेगा। आप ध्यान देना, 1 2 हाइड्राइड माइनस के रूप में उखड़ गया, पीछे चार्ज क्या बचेगा? प्लस। और ये माइनस पुराने प्लस को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आपके पास सिनेरियो कुछ ऐसा नहीं बन गया बेटा? नाम में ही टॉपिक है ये, देखो तो नाम एक बार बोलना, 1 2 हाइड्राइड, शेयरिंग के दोनों लेके जा रहा है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां तो प्लस बचेगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ गई ना। अब जुड़ने के लिए बेटा जी कौन आ जाएगा? Cl। मतलब सर हम क्वेश्चन समझ गए, हमें सबसे पहला काम करना है कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंजमेंट वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करके, और उसके बाद उसे रीअरेंजमेंट करके आई स्टेबल कर लेना है, और उसके बाद किसको जोड़ देना है? न्यूक्लियोफाइल को। आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखें एक बार। पहले तो मुझे बताओ क्या करना है, फटाफट बताओ देते हैं। H+ का अटैक होके बेटा जी कार्बोकेटाइन बनेगा।
अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोमेरिक ऐसे कराऊं या ऐसे कराऊं, कैसे होगा इलेक्ट्रोमेरिक? ऐसे होगा। इलेक्ट्रोमेरिक ऐसे होगा, यहाँ का कार्बोकेटाइन बनेगा अल्फा हाइड्रोजन 3 वाला, इधर 2 वाला बन रहा था 3 वाला, तो 3 वाला बना दूं। अब मुझे बताएं ये यही रहेगा या कुछ कर बैठेगा? ध्यान से देखो क्या करेगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेटा जी मिथाइल का ज्यादा होता है कि इथाइल का? इथाइल का। 3 डिग्री का ज्यादा होता है, बाद में 2 डिग्री, बाद में 1 डिग्री, बाद में मिथाइल आता है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा किसका है? इथाइल का। तो ध्यान देना 1 2 इथाइल, शेयरिंग ये दोनों लेकर निकलेगा, तो यहां चार्ज क्या बचेगा? प्लस 1 2 इथाइल शिफ्ट, इधर कर दो तो यहां पॉजिटिव हो जाएगा। माइग्रेशन आता है ना बेटा आपको? चलिए कोई चीज दिक्कत हो तो पूछ भी लेना, अपने घर की बात है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं आता तो पूछ ही लेना चाहिए क्या। हाँ रामू क्या फरमाइश कर रहा है? लो साहब, अरे इधर देखो हो गया ना भैया। थोड़ा सा बेटा जी क्वेश्चन का लेवल ठीक कर रहा हूं, आप प्लीज ध्यान दें। लो साहब अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसमें क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो बताओ बेटा जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस तरफ होगा? हर बच्चा इंडिविजुअल सोचे आराम से मस्ती से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ का कार्बोकेटाइन बना दोगे आप। ये कार्बोकेटाइन बेटा जी यही रहेगा या कुछ कर बैठेगा? ध्यान से देखो। रिंग एक्सपेंशन करेगा। रिंग एक्सपेंशन के लिए आप बेटा जी दो चीजें चेक करते हो, पहले रिंग की तो कंडीशन, पहले तो रिंग का एक्सपेंशन करने का मन होना चाहिए और उसके बाद कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहले इसका मन है क्या? कैसे चेक होता है सर? रिंग कितना मेंबर्ड है? 5। कौन ज्यादा स्टेबल होती है? 6। तो 5 6 में जाना तो चाहती है, मन है इसका। अब उसके बाद कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? रिंग से डायरेक्ट अटैच कार्बन पे चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। रिंग से डायरेक्ट अटैच कार्बन पे चार्ज भी कैसा है? कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन बेटा जी इसी अंदाज में ही होता है, ये चारों टॉपिक एक ही जैसे होते हैं। आप देखना एक बार वापस से, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, सेम टू सेम इसमें 1 2 आर माइनस उड़ गया, पीछे प्लस शिफ्ट 1 2 एल्काइल शिफ्ट। ये भी 1 2 एल्काइल शिफ्ट का टाइप होता है, ध्यान देना एक बार। जिस पर प्लस है वो कितना नंबर है? 1। उसके नीचे वाला कितना नंबर है? 2। 1 2 किस रूप में उखाड़ोगे? माइनस। किस रूप में उखाड़ोगे? ध्यान से देखना एक बार। 1 2 माइनस के रूप में उखाड़ो तो पीछे क्या बचेगा? प्लस। और ये माइनस पुराने प्लस को क्या कर देगा? पढ़ रखा है ना आपने यार। एक ऐसे तार जुड़ा हुआ, इस तार को यहां से खींच के उखाड़ लिया, शेयरिंग के दोनों लेके चला गया, तो पीछे प्लस और इसमें माइनस है, और इस तार को ऊपर की तरफ जोड़ दो तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फील करना थोड़ा सा, इसको यहां से खींच के उखाड़ लो, चार्ज क्या बचेगा? प्लस। और ये माइनस के रूप में उखड़ा, माइनस पुराने प्लस को क्या कर देगा? आप मेरी बात यहां तक समझ गए बेटा? चलिए बहुत अच्छा, ये कुछ अच्छे बच्चे हैं कह रहे हैं थैंक यू सर। चलिए बेटा ये यहां से उखाड़ के यहां चिपका दिया, चाहे इसको ऐसा बनाऊं या ऐसा बनाऊं सेम ही बात है, ये यही तो है। अभी भी शांत हो गया या अभी भी और कुछ करना है इसको? क्या करना है? मिथाइल करेगा का हाइड्राइड करेगा? दोनों कर सकता है, मिथाइल या हाइड्राइड। सर इधर करे तो हाइड्राइड अल्फा हाइड्रोजन 4 होंगे और मिथाइल से अल्फा हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। तो रिंग ज्यादा स्टेबल कौन, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कब मिलेगा? जब मिथाइल करे हाइड्राइड करे? मिथाइल करे। तो मैं 1 2 मिथाइल शिफ्ट करवा दूं, 1 2 मिथाइल। अरे बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए साहब अब जुड़ने के लिए कौन आ जाएगा? सीएल। चलिए थोड़ा सा बेटा जी एक ये अजीब सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें एक बार। है बड़ा आसान बट अक्सर बच्चों के आंसर गलत आ जाते हैं। ध्यान से देखो अब इसको, ये है सबसे छोटा सा ही बट ये कुछ खास बात है इसमें। ध्यान से देखो, देखते हैं एक बार, हर बच्चा बहुत ध्यान से देखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किधर करवाओ? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? क्यों बेटा? नीचे की तरफ कराओगे तो कैटायन यहाँ का बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन 2 और 1 3 आएंगे, और ऊपर की तरफ कराओगे तो यहाँ प्लस आएगा, अल्फा हाइड्रोजन के नंबर आएंगे 4। मोर स्टेबल कौन सा होता है कार्बोकेटाइन, 4 वाला 3 वाला? तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ होगा। कुछ ज्ञान बच्चे कहते हैं सर एक बार इधर इधर बना दो फिर हाइड्राइड शिफ्ट करा दो। अरे वो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए हाइड्राइड थोड़ी सोचेगा, वो तो स्टेबिलिटी की तरफ होगा। हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किस तरफ होता है? टुवर्ड्स स्टेबल। वापस सोचो, नीचे की तरफ कराऊं तो यहाँ प्लस आएगा, अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे?
एक कर दो, ऊपर की तरफ कराऊं तो यहां प्लस आएगा, तो अल्फा एटम कितने आएंगे, 4। तो 3 वाला बनाओगे या 4 वाला, बोलो 4 वाला। तो बेटा जी कौन सा बनेगा, 4 वाला। यहां तक कोई ऑब्जेक्शन, एनी ऑब्जेक्शन। अब जुड़ने के लिए कौन आएगा, बी आर। यहां तक कोई ऑब्जेक्शन। चलिए साहब, एक तरीके के क्वेश्चन आपने सारे खत्म कर लिए। एक बार फिर से देखें कैसे, किस अंदाज में क्वेश्चन करने होते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक किधर करवाना होता है, टुवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इधर करवा दिया, इधर करके भी इंटरमीडिएट सोच लिया करो, इधर करके भी इंटरमीडिएट सोच लिया करो, जो मोर स्टेबल उस तरफ करवा दिया। उसके बाद उसे रीअरेंजमेंट करके हाईएस्ट क्या कर देना है, कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट करके हाईएस्ट क्या कर देना है, स्टेबल। और उसके बाद जुड़ने के लिए एक्स आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा जुड़ने के लिए। आप हर बच्चा अच्छे से बनाए, आराम से समझते हो, 5 मिनट बना लो। हाँ बेटा, हाँ 10 मिनट बना लो। पहले ही बता देते हैं सर, 10 मिनट लगेंगे। आराम से एकदम बड़े याद करते हो, चीजें समझते हुए बनानी है ना। थोड़ा सा चीजें समझते हुए। अरे आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, एकदम इंडिविजुअलिटी के साथ पढ़ना होता है बेटा। हर क्वेश्चन को अपने समझते हुए लिखो, देखते हैं अगला स्टेप कैसे प्रोसीड हो रहा है। हर क्वेश्चन को बेटा समझते हुए बनाए। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट उस तरफ कराना जिस तरफ कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बने, फिर उस कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट करके हाईएस्ट स्टेबल करना है। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होकर जब हाईएस्ट स्टेबल हो जाए, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को ले आना है। सीट में बेटा 15 क्वेश्चन लगा के दे देंगे आपको, कल घर से कर लेना, ठीक है, मॉड्यूल के कुछ रेस में से बिल्कुल। या अभी करोगे, कल कर लेना। एनसीईआरटी करें, एनसीईआरटी चल रही है, एनसीईआरटी ले ली। बनाओ बेटा बनाओ, जिन्होंने नहीं बनाया बना। इस रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे अपन पहले, और फिर एक अलग टाइप के क्वेश्चन करके उस पर डीपीपी करेंगे छोटी सी।
बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ। हटा दे बेटा, ये वाला बना लिया होगा। बनाओ बेटा बनाओ। जिन्होंने बना ली वो थोड़े से क्वेश्चन एक बार और देख लो। ये बीच का बेटा जी 4-5 मिनट का जो स्पेस होता है, ये याद करने के लिए सबसे सुटेबल टाइम होता है बेटा। क्वेश्चन एक बार और रीड कर लीजिएगा। सर हम समझ गए, इलेक्ट्रोमेरिक स्टेबिलिटी की तरफ करवाना होता है, पहले तो ये ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी की तरफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करके कार्बोकेटाइन बनाना है, उन्हें रीअरेंजमेंट करके हाईएस्ट स्टेबल कर लेना। आपने ऑर्डरली कराए हैं क्वेश्चन, पहले 1 to हाइड्राइड शिफ्ट का कराया है, फिर 1 to एल्काइल शिफ्ट का कराया है, फिर रिंग एक्सपेंशन का करवाया है, और उसके बाद क्वेश्चन में आपने इलेक्ट्रोमेरिक हमें ध्यान में देने के लिए कहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक उल्टा होती गड़बड़ हो जाएगी। इसका पहला ही ऑप्शन ये दिया होता बेटा, और बच्चा अक्सर इसका ये आंसर कर आता है, ये वाला, क्योंकि ज्ञानी को इसको ऐसे पता होता है इधर कराया प्लस आया, हाइड्राइड शिफ्ट करा के स्टेबल करके बना देता है। इस क्वेश्चन का अक्सर बच्चा ये आंसर करता है बेटा, जबकि आंसर वो है। चले अगले पढ़ाओ की ओर, बना दिया ना सभी ने? चलिए, जिन्होंने नहीं बनाया थोड़ी बेटा पड़ोसी की मदद लो, पड़ोसी की बुरी हाल है सर हमसे भी। चलिए सर ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट पढ़ाओ। इसी रिएक्शन के बारे में नेक्स्ट पढ़ाओ, 2 नोट पॉइंट और उस पर कुछ बातें। नोट पॉइंट फर्स्ट, बेटा जी हाइड्रो एलोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन का स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में क्या जानते हो तुम? इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी? सर पहले हमें बताओ स्टीरियो केमिस्ट्री होती क्या है? इफ कायरल कार्बन फॉर्म, इफ कायरल कार्बन प्रोड्यूस देन प्रोडक्ट, प्रोड्यूस देन प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर बनेगा बेटा। रेसिमिक मिक्सचर को प्लस माइनस या डीएल भी लिखते हो क्या? चलिए कैसे सर, क्यों? ध्यान दो, मैंने एक ईएआर करवाई जिसमें हाइड्रो एलोजिनेशन करवाया, मेरे पास प्रोडक्ट में कायरल कार्बन प्रोड्यूस हुआ। कैसे सर? इलेक्ट्रोमेरिक किधर ही करवा दूं बेटा, यहाँ का कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ ये एच जुड़ जाएगा, तो मेरे पास कार्बोकेटाइन के तौर पर कौन मिला? ये बन गया। इसको मैं ऐसे लिखूं तो तुम बुरा थोड़ी मानोगे, ये लो, ये एरिया सेम ही है। अरे इसमें कोई डिफरेंस है क्या? सेम ही है सर। अब मेरी बात सुनो, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बताना जरा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कुछ ऐसी सी ज्योमेट्री बनी है इसकी, इस तरह की है, ठीक है। अटैक करने के लिए सीएल आ रहा है, इधर से आने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। 50% चांस है सीएल इधर से अटैक करेगा, और 50% चांस है सीएल इधर से अटैक करेगा। अब आप ध्यान से सोचें, यदि सीएल इधर से अटैक करने के लिए आता है, बेंट रूल आता है आपको, 90 डिग्री एंगल होने पर रिपल्सन लगता है ढक्कन के बीच, ये वाला ढक्कन उस तीनों को रिपेल करेगा, जैसे इस करीब आएगा रिपल्सन लगेगा, ये दूरियां बढ़ाएंगे और 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल के साथ ऐसा बन जाएगा। इधर से आए तो ये बने, 50% तो ये बनेगा, और 50% ही बेटा जी कौन सा बनेगा? इधर से आएगा, फिर ढक्कन पर रिपल्सन लगेगा, 50% चांस ये बनने का है, तो 50% ये बनेगा और 50% ही ये वाला बनेगा। इसमें रिश्ता क्या है सर? एक स्विचिंग हुई है, कभी सीएल इधर है कभी सीएल इधर है, एक स्विचिंग वाला क्या होता है रिश्ते में? इनेंशियोमर होता है, तो आधा डी बनेगा तो आधा कौन सा बनेगा? एल। सीधा सा अपन सोचें भाई, सीएल के इधर से अटैक करने का चांसेस कितना कितना परसेंट है? 50-50%। इधर से आए तो कौन सा बने? सर इधर से आएगा तो मान लो ये बना, तो उधर से आने पर ये बनेगा। इसमें रिलेशन क्या है बेटा जी? दोनों क्या है आपस में? दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रेसिमिशन। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा कर दूं, एक कायरल कार्बन पहले से ले लूं वो तो फिक्स रहे, और एक नया बने
जिसमें आधा डी आधा एल बने, तो आप बताएं मुझे इन दोनों फॉर्म के अंदर रिलेशन क्या है। थोड़ा सोचना ढंग से, दिमाग पे थोड़ा सा बड़ा जोर डालें। CH3H जेड एक पहले से ले लिया मैंने, और एक मेरे पास जो बनेगा वो कार्यल कार्बन बनेगा HCl लेने पर, कार्यल कार्बन बनेगा ना इधर वाला। तो अब मुझे बताओ, दो जो प्रोडक्ट आएंगे, एक तो ऊपर वाला तो फिक्स रहेगा। अरे इसको तो अपनों ने छेड़ा ही नहीं। और नीचे वाला आधा डी आ रहा है, आधा क्या आ रहा है। अब बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या है। डायस्टीरियोमर है। बात समझ आ गई अच्छे से। क्योंकि सर एक तो आपने पहले फिक्स ही ले लिया कार्यल कार्बन, जितने कार्यल कार्बन हो सबका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए इनशियोमर, सबका सेम आइडेंटिकल, कुछ का सेम रेयर कुछ का बदल जाए, तो रिलेशन क्या आता है, बोलो। डायस्टीरियोमर। स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छे समझ आ गई इसकी। यदि कार्यल कार्बन पैदा होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, रीजन सही आता है। क्यों बनेगा रेशम मिश्र, इंटरमीडिएट ट्राइगोनल प्लेनर है सर, सीएल के दोनों साइड से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी 50% है। इधर से 50, इधर से 50, इधर से बने तो डी, उधर से बने तो एल, मतलब आधा डी आधा एल बनने का चांस है। आधा डी आधा एल का मिश्र क्या कहलाता है, रेशम मिश्र। रेशम मिश्र आ गया। एक कार्यल कार्बन पहले से ले लें, एक बने तो रिलेशनशिप क्या आएगा, अच्छे से क्लियर है। चलिए अब एक और छोटी सी बात ध्यान दें, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन। नोट पॉइंट सेकंड है बेटा जी, ये सेकंड पढ़ाओगे क्वेश्चन है, ये भी आपको ठीक लगेंगे। डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई ग्रुप जेड जुड़ा है जिसका इफेक्ट प्लस एमएचआई है। जेड का इफेक्ट कैसा है बेटा, प्लस एमएचआई। जेड का इफेक्ट प्लस एमएचआई है, तो कार्बोकेटाइन इसके पास बनेगा या दूर बनेगा, बोलो। तो इलेक्ट्रोमेरिक कैसे कराओगे, ऐसे कराओगे या ऐसे कराओगे, कैसे, ऐसे। तो कार्बोकेटाइन इसके पास का बने, ताकि कार्बोकेटाइन यहां का बन गया बेटा। अब जुड़ने के लिए कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल। जुड़ने के लिए न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो बेटा जी प्रोडक्ट एम रूल से है या एंटी एम रूल से, एम रूल से है सर। जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है वहीं तो नेगेटिव पार्ट जुड़ रहा है, तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्या है, अकॉर्डिंग टू एम रूल। बेटा जी यदि जेड का इफेक्ट माइनस एम एच आई हो तो, जेड का इफेक्ट माइनस एम एच आई, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है या डोनेटिंग है, खींच रहा है कि धक्का मार रहा है, इधर क्या हुआ बेटा तेरे, हाँ। अरे अरे कोई बात नहीं, हाँ हिम्मत नहीं आई, आधे कह रहे हैं सर नाराज है। चलिए ध्यान दी, अरे आवाज, हाँ। इफेक्ट कैसा है, माइनस एम एच आई। इफेक्ट कैसा है, माइनस एम एच। डोनेटिंग है या विड्रोइंग है, डोनेटिंग है विड्रोइंग है, विड्रोइंग ग्रुप है। कैटाइन पास रहना चाहता है दूर, बोलो, दूर। तो मैं इलेक्ट्रोमेरिक इस तरफ करवा दूं, तो कैटाइन यहां का बना दोगे तुम लोग, कैटाइन यहां का बन जाएगा, और यहां का बनेगा, तो सिनेरियो क्या बनेगा जल्दी बताएं। कैटाइन यहां का बन गया। अब जुड़ने के लिए कौन आ जाएगा बेटा जी, जो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो नेगेटिव पार्ट कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर जुड़ रहा है, जहां हाइड्रोजन के नंबर कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा है तो प्रोडक्ट एम रूल से या एंटी एम रूल से, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी एम रूल। वैसे बेटा जी दोनों का ही कारण मॉडिफाइड एम रूल माना जाता है। मॉडिफाइड एम रूल के बारे में थोड़ा पता है, जहां का कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करके हाईएस्ट स्टेबल हो जाए वही नेगेटिव पार्ट जुड़ने के लिए आता है। कार्बोकेटाइन जो मोर स्टेबल हो वहां पर आके नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। इस पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन तुम मुझे करके दिखा दो, ध्यान से देखना। ये बेटा जी अपनी सीट में भी ऐसे क्वेश्चन है कुछ, आप ध्यान से देखें। पहला पढ़ाओ, COOH, मैंने HCl लिया है, इफेक्ट कैसा है, कार्बोकेटाइन पास बनेगा या दूर बनेगा, हर बच्चा सोच के बताएं अच्छे से। कार्बोकेटाइन किधर का बनेगा, पास या दूर, CH पर या CH2 पर, यहां का प्लस बनाओगे, H प्लस का अटैक करके यहां का कार्बोकेटाइन बना दोगे, और यहां जुड़ने के लिए कौन आ जाएगा फिर, Cl। तो तुम्हारे पास सिनेरियो कुछ ऐसा सा आ जाएगा बेटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन बेटा, आप इस क्वेश्चन का जवाब दें। CCl3 का इफेक्ट कैसा है, -H। तो बताया मुझे, कैटाइन पास बनेगा या दूर, यहां का बनाओगे, फिर जुड़ने के लिए कौन आ जाएगा, Br।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बेटा जी इसमें ध्यान से बताएं मुझे क्या सीन बनेगा। HCl ले लिया मैंने, कार्बोकेटाइन पास बनेगा या दूर बनेगा? पास या दूर? पास। क्यों? बैकबोन कार्बोकेटाइन बनेगा ना, तो यहाँ का कार्बोकेटाइन बना दोगे, यहाँ के ऊपर कौन जुड़ जाएगा? H। यहाँ के कार्बोकेटाइन पर जुड़ने के लिए कौन आ जाएगा? Cl। यहाँ का कार्बोकेटाइन बना दिया बेटा, अब जुड़ने के लिए कौन आ जाएगा? Cl। आपके पास एज ए प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? OCH3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी ठीक क्वेश्चन माना जाता है, आप इसे भी थोड़ा ध्यान से सोचें बेटा जी। HBr, तुरंत प्रभाव से बताओ कहाँ का कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है? O के पास का या CH2 के पास का? O के पास का बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, तो आप O के पास का कार्बोकेटाइन इधर की तरफ का बना दोगे, और जुड़ने के लिए कौन आ जाएगा? Br। जुड़ने के लिए कौन आ जाएगा? Br। एनी ऑब्जेक्शन? अगला 5वां क्वेश्चन, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचें। HCl, बताइए जरा कार्बोकेटाइन किस तरफ का मोर स्टेबल है? कौन से साइड का कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है? बेंजाइलिक या नाइट्रो बेंजीन वाला? बेंजाइलिक वाला, ये वाला। तो मुझे इलेक्ट्रोमेरिक किस तरफ कराना पड़ेगा? यहाँ OCH3 होता तो इधर वाला, और यदि यहाँ बेंजीन और यहाँ साइक्लोहेक्सेन होता तो इधर वाला। इधर वाला मोर स्टेबल होता। हर क्वेश्चन समझ गया आप अच्छे से बेटा? चलिए, तो यहाँ के कार्बोकेटाइन के ऊपर तो कौन जुड़ गया? Cl। और इसके ऊपर कौन लग गया? NO2। एनी ऑब्जेक्शन? ये सेकंड पड़ाव के क्वेश्चन है, ये भी पूरी तरह आपके तैयार है। पहले बेटा पहले पड़ाव के हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन में पहला पड़ाव कौन सा था? कार्बोकेटाइन बनाना, रीअरेंजमेंट करके हाईएस्ट स्टेबल कर देना, रीअरेंजमेंट करके हाईएस्ट स्टेबल कर देना, और उसके ऊपर नेगेटिव पार्ट जोड़ देना। दूसरे पड़ाव के क्वेश्चन, यदि डायरेक्ट अटैच ग्रुप Z का प्लस MHI है तो कैटाइन पास या दूर? पास। और Z का माइनस MHI है तो कैटाइन दूर। दोनों तरह के क्वेश्चन हो गए, तुरंत बनाए आप इसे। हाँ बेटा, कैटाइन की हम इंटरमीडिएट वो कैटाइन बनाते हैं जो मोर स्टेबल हो। जेड का यदि प्लस MHI है तो कैटाइन पास स्टेबल होगा ना, कैटाइन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस MHI ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो कैटाइन पास बनेगा ना, तो पास बना दिया कैटाइन, उसमें न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया। और माइनस MHI ग्रुप है तो कैटाइन पास तो रहना चाहेगा नहीं, तो कैटाइन कहां बनेगा? दूर। तो हमें इलेक्ट्रोमेरिक ऐसे कराना पड़ेगा कि कैटाइन कहां बने? दूर, और उसके ऊपर नेगेटिव जोड़ देंगे। ऐड लग गया? बनाओ, हर क्वेश्चन को अच्छे से बनाओ, देखते हैं। हाँ बेटा, है ना, छोटा छोटा पोर्शन होता है, थोड़ी बेसिक सी चीजें लिखी होती है, ऐसे डायरेक्ट ऐसे बड़े क्वेश्चन तो नहीं देते। और बेटा ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने मॉड्यूलर में होते हैं ना बेटा, ठीक है ना। मॉड्यूल में है इसके आज वाले पोर्शन के 15 क्वेश्चन, 10 से 15 आज मैं लगा के दे दूंगा आपको। कल ये एज इट इज क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल ना, ये वाला है। कौन सा वाला? है? बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। अच्छे से बनाए बेटा हर बच्चा। अरे आवाज नहीं बेटा, आवाज। बड़ा मस्ती से पढ़े आप, टेंशन ना लें, कम ज्यादा की पूरा पूरा है बेटा, ना कम ना ज्यादा, ठीक है, आप विश्वास रखें। अरे आवाज, एम्स में 5 साल तक लगातार सिंगल डिजिट रैंक दी हुई है क्लासरूम में से, ठीक है। अरे अरे तालियां नहीं बजानी है तो आप विश्वास रखें, मेहनत करें, मस्ती से पढ़ते रहें, बड़ा आसान सा होता है। ऑर्गेनिक का एक लेक्चर लेने के बाद घर पे 15 मिनट में तैयार हो जाता है, आपको इसे ज्यादा समय नहीं लगता।
थोड़ा सा आईक्यू भी डेवलप हो बेटा, है ना, ऐसे गोली की तरह नहीं पढ़नी होती, गोली ली पानी का घूंट लिया, गोली ली पानी का घूंट लिया, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो ना बेटा। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, भावुक हो जाते हैं। बनाओ बेटा बनाओ। हटा दूं बेटा? अरे आवाज, आराम से बनाओ बेटा, आराम से बना लो। चलो आज अपन एफएआर में हमारे कोर्स में एक ही रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल एडिशन की, हाइड्रोलोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, पता है ना, एचबीआर की प्रेजेंस में। तो वो आज एफएआर अपन कंप्लीट पढ़ लेंगे, पहले इसे खत्म करो। आज शाम को एक्स्ट्रा क्लास कौन ले रहा है? अरे अपना बेटा एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं, अपना हो जाएगा, कोई थोड़ी धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाओगे ना, थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ने लग जाती है ना। कोर्स खत्म करना है। बनाओ बनाओ आराम से, हर बच्चा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करे। अरे चिंता मत करो, चिंता करने लग जाते हैं सर, सर हम आपकी सोचने लग जाते हैं सर। अरे निश्चित आराम से बनाओ, कोई दिक्कत, इतनी ऐसे चीजें सीखनी भी है, इतना भी तेज नहीं करना कि कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, डायलॉग मार रहे हैं। बनाओ बेटा। हाइड्रो एलोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन का सेकंड पड़ाव के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे थे सर, हम H प्लस का अटैक करके कार्बोकेटाइन बनाते हैं, रीअरेंजमेंट करके आई स्टेबल कर देते हैं, नेगेटिव पार्ट लगा देते हैं। सेकंड, जेड का डायरेक्ट प्लस, यदि जेड प्लस एमएचआई ग्रुप हो तो कैटाइन पास या दूर? पास। और जेड माइनस एमएचआई हो तो कैटाइन दूर। हटा दूं बेटा इसको? चलिए बेटा जी, हाइड्रो एलोजिनेशन एल्कीन के बाद अब एल्काइन का करवाएं। ध्यान से देखें आप लोग, एल्काइन का हाइड्रो एलोजिनेशन कैसे होता है, सभी लोग इधर देखें। ये कुछ बनाए कुछ देखें, ऐसा सिस्टम ना हो, आराम से साथ बना लो। अब इधर देखो, सभी ने बना लिया। अब एल्काइन का बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ। एल्काइन HCl डाला जाए तो किस तरह रिएक्शन प्रोसीड होगी बताओ जरा। सर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कराना, पहले किधर कराओगे? किधर ही करा दो सर, एक ही बात है। यहाँ प्लस सर, यहाँ माइनस, माइनस पर पहला अटैक करने कौन चला जाएगा बेटा? H प्लस। तो CH2CH पर विनाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और उस पर कौन चला जाएगा? Cl। तो आप यहां तक साथ हैं, कोई दिक्कत यहां तक? अब इंपॉर्टेंट है बेटा, अब मुझे बताओ जब H प्लस दोबारा अटैक करने आया है तो मुझे किधर की तरफ इलेक्ट्रोमेरिक करवाना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमेरिक किस तरफ कराऊं? हर बच्चा थोड़ा ढंग से सोचे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डायरेक्शन कौन सी रखनी होगी? आप ऐसे कराओगे इलेक्ट्रोमेरिक या ऐसे कराओगे? कैसे? ऐसे। इलेक्ट्रोमेरिक ये कराओगे ताकि बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन बने। कुछ बच्चे कहते हैं सर कल आपने बताया प्लस एम और माइनस आई में से माइनस आई ज्यादा होता है तो फिर कार्बोकेटाइन स्टेबल कैसे? यदि पास में प्लस हो Cl के तो सीधा ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा ना, बैक बॉन्डिंग कर लेगा ना, कार्बोकेटाइन आइली क्या हो जाएगा? स्टेबल। अड़े लग गया ना। विनाइल और फेनिल रिंग के ऊपर हेलोजनों का प्लस एम और माइनस आई में से माइनस आई डोमिनेट होता है, बट यदि डायरेक्ट पास में प्लस, वो तो सर स्टेबल ही होगा। तो यहाँ का कैटाइन बना दिया आप लोगों ने, और जुड़ने के लिए कौन आ जाएगा बेटा? Cl। जेम प्रोडक्ट आ जाएंगे, कोई ऑब्जेक्शन? जेम इसे, चलिए इसे इस पर बेस्ड दो छोटे छोटे क्वेश्चन और देख लीजिएगा।
बेटा जी आप इस क्वेश्चन का क्या जवाब देंगे? HCl इलेक्ट्रोमेरिक किस तरफ होगा? इस तरफ, यहां का पॉजिटिव, नेगेटिव पे Cl, पॉजिटिव पर Cl जुड़ जाएगा, तो आप पास ये कहानियां बन जाएगी। फिर से HCl जोड़ोगे, वापस अब इलेक्ट्रोमेरिक फिर से किधर कराओगे, ताकि कार्बोकेटाइन वही बैक बॉन्डिंग वाला बन सके, बना दोगे, और उसके ऊपर क्या जोड़ दोगे? Cl। आप बेटा जी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। आप लोगों ने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टॉपिक पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है? बेटा जी वहां एक पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि विनाइलिक कार्बोकेटाइन कभी रीअरेंजमेंट शो नहीं करता, पढ़ रखा है ना आप लोगों ने? कौन सा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट शो नहीं करता? विनाइलिक। अब मुझे बताओ इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, यहां प्लस और यहां माइनस, प्लस के ऊपर कौन जुड़ जाएगा? सॉरी यहाँ माइनस, माइनस पर जुड़ के यहाँ का कार्बोकेटाइन बन जाएगा। रीअरेंजमेंट होगा तो होता कि नहीं होगा? नहीं होगा सर, विनाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? विनाइलिक। तो आपके पास एज ए प्रोडक्ट क्या कहानी बन जाएगी? यहां तक कोई ऑब्जेक्शन? अब बेटा जी अब मुझे बताओ वापस, अब मुझे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किधर करवाना चाहिए? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डायरेक्शन किधर रहेगी? सर बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन बनाना आपको इधर करनी है। अब एल्किल कार्बोकेटाइन बन गया, अब रीअरेंजमेंट होगा क्या? क्यों नहीं होगा? अब तो कार्बोकेटाइन कौन सा बन गया? बैक बॉन्डिंग वाला। तो सर कुल मिला के आप कहना ये चाह रहे हो एल्काइन में कभी रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं? नहीं, क्यों नहीं होगा? एल्काइनों में पहले तो कार्बोकेटाइन कौन सा बनता है? विनाइलिन। कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है? उसमें वैसे रीअरेंजमेंट नहीं होता, और उसके बाद कार्बोकेटाइन कौन सा बन जाता है? बैक बॉन्डिंग वाला, तो वैसे रीअरेंजमेंट नहीं करता। तो दोनों ही केस में रीअरेंजमेंट का कोई लफड़ा नहीं है। Cl और I, एनी ऑब्जेक्शन? ए और बी को आइडेंटिफाई कर लिया आप लोगों ने? ए और बी अच्छे से आइडेंटिफाई हो गए, तुरंत बनाइए। हर बच्चा अच्छे से सोचे सब इसके बारे में, थोड़ा सा बेटा जी लिखते समय उनके बारे में सोच। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तो भी कोई इशू नहीं, सेम ही, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो वही कम कम होती है। नहीं 5p2p है, ऑर्बिटल का साइज डिफरेंस बहुत ही क्या माना जाता है? ज्यादा, बट पार्शियली होती है ना बेटा, बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन तो बनता ही नेग्लिजिबल। ये भी शायद सेम ही क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में से है। अभी 15 क्वेश्चन एक डीपीपी लगा देते हैं आप ध्यान। मॉड्यूल करते ही नहीं हो गया, टिक तो लगा दें। चलिए टिक मैं लगा देता हूं, आप घर से कर लेना 15 ओके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटा तुम मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ लो तो ही बहुत है अपने, हाँ नया नहीं करना कुछ भी। जल्दी बनाओ। अरे आवाज बनाओ। आपने हाइड्रो एलोजिनेशन ऑफ एल्किन एंड एल्काइन में 3 टाइप के क्वेश्चन करे हैं। पहला टाइप था कार्बोकेटाइन बनाना, रीअरेंजमेंट करके स्टेबल करना और एलोजन जोड़ना। दूसरा टाइप था यदि डायरेक्ट अटैच ग्रुप का प्लस एमएचआई हो तो प्लस पास में बनना, और माइनस एमएचआई हो तो कैटाइन का दूर बनना। और तीसरा पड़ाव एल्काइन है। तीसरा पड़ाव कौन सा बेटा जी? एल्काइन। एक पर ही दोनों आते हैं, जैम प्रोडक्ट बनते हैं अक्सर। अक्सर प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? जैम डाई एलाइड हो, जैम डाई एलाइड होते हैं ना ट्विंस, एक ही कार्बन में 2 एलोजन। बनाओ बेटा बनाओ, ये तो हटा दूं, पहले बना लिया।
चलिए साहब इसको हटा दें बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, हाइड्रोएलोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। हाइड्रोएलोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, हाइड्रोएलोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन in the presence of peroxide, ब्रैकेट में बेटा जी FAR लिख दो। FAR कौन सी रिएक्शन आ गई? FAR की एक ही रिएक्शन हमारे सिलेबस में ये हाइड्रोएलोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, FAR हो गया। नेक्स्ट एरो का निशान लगा, नीचे एक लाइन लिखो, प्रोसीड अकॉर्डिंग टू NTM रूल। प्रोसीड अकॉर्डिंग टू NTM रूल। प्रोसीड अकॉर्डिंग टू NTM रूल। हेडिंग डाल दो मेजर, हेडिंग डालो NTM रूल। लिखो बेटा जी स्टेटमेंट, NTM रूल का स्टेटमेंट लिखो। NTM रूल का स्टेटमेंट लिखिएगा, व्हेन एनी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि सिमेट्रिकल पे तो रूल ही नहीं लगता सर, व्हेन एनी, हेडिंग डाल रहे हो बेटा आप, NTM रूल लिखो इसमें, व्हेन एनी अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद HBr, केवल HBr ही करता है FAR, आपको पता है ना, HF HCl और HI तो करते नहीं है। अभी आ जाएगा थोड़ी देर बाद रीजन। क्या लिखा आप लोगों ने, व्हेन एनी अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जरूरी है, इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, in the presence of peroxide, then Br goes to those double bonded carbon, Br goes to those double bonded carbon which has more or less more number of hydrogen, which has more number of hydrogen। चलिए सब आप इधर देखें, सब सभी लोग इधर देखें। अब बेटा जी 10 से 15 मिनट एकदम डिप होकर सुनिएगा। FAR शानदार मैकेनिज्म है, क्वेश्चन आने की अच्छी संभावना होती है, और आप 100% अपन NCERT सा बेस्ड सही है ये पूरा टॉपिक, और NCERT के अच्छे टॉपिकों में शामिल होता है। तो आप 15 मिनट एकदम ध्यान से और डिप होकर चीजों को समझिएगा। 15 मिनट लगेंगे, आप पूरी तरह से याद हो जाएगा आपको चीजें, है ना। और फिर FAR और EAR के कंपेरिजन के कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, जिसमें दोनों ही मैकेनिज्म से क्वेश्चन करने होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा FAR, ध्यान से सुनिए हर बच्चा। हाँ सर बताओ। बेटा जी मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, ठीक है सर, रिएक्ट विद HBr, ये भी ठीक है सर, HBr के साथ रिएक्ट कराया, किसकी प्रेजेंस में कराया, पेरोक्साइड में, तो Br कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन के नंबर कम हो या ज्यादा हो, जिस पर हाइड्रोजन के नंबर क्या हो, ज्यादा, जिस पर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हो तो यहाँ आके Br जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। बेटा जी हम मैकेनिज्म की तरफ मूव करें, सारे जवाब किसके पास है, मैकेनिज्म। 3 स्टेप में मैकेनिज्म प्रोसीड होती है, आपने सुन रखा होगा। स्टेप फर्स्ट कौन सा होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप होता है। पहला स्टेप कौन सा होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप। आपको पता है पेरोक्साइड के अंदर बॉन्ड में हाई टेंशन है, हाँ सर 3.5 EN है। हाई EN होने की वजह से ये अपने स्टेट इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये अपने तेजी से दोनों को खींच रहा है, तो तुरंत क्या कर लेंगे, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस हो गया बेटा, आरओ रेडिकल हो गया। आरओ रेडिकल होमोलाइसिस होने के बाद आरओ रेडिकल HBr को क्या कहेगा, इंड्यूस करेगा, काहे के लिए, होमोलाइसिस करने के लिए। हेल्पर होमोलाइसिस को इंड्यूस करता है ना, तो P फॉर पेरोक्साइड की प्रेजेंस किसको इंड्यूस करेगी, होमोलाइसिस। ये इसको भड़काएगा भी तुम, मैं हमने भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, तुम भी अपना अपना रख लो। हालांकि ये HF और HCl को यही ज्ञान देंगे, पर HF और HCl बिल्कुल भी ज्ञान नहीं लेंगे, उनका फंडा क्लियर है, शेड इलेक्ट्रॉन F और Cl के करीब पड़े तो ये होमोलाइसिस इंड्यूस करेंगे, फिर भी वो हाइड्रोलाइसिस ही करेंगे, H प्लस Cl माइनस H प्लस F माइनस ही बनाएंगे। आड़े लग गया ना, ये केवल फेवरेबल कंडीशन ही तो होती है होमोलाइसिस इंड्यूस करने की। हाँ सर EN डिफरेंस कम है तो होमोलाइसिस कर लेगा ये, तो होमोलाइसिस करके बाद H रेडिकल Br रेडिकल बन गया।
अब ये किसके साथ जुड़े, एच के साथ जुड़े तो बी आर रेडिकल पैदा हो, और ये बी आर के साथ जुड़ जाए तो एच रेडिकल पैदा हो। मोर स्टेबल रेडिकल कौन सा होता है सर? एच का तो साइज छोटा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा रहेगी। बी आर का साइज क्या है, बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी, मोर स्टेबल है। तो ये किसको तो जोड़ लेगा अपने साथ, एच को, और कौन प्रोड्यूस हो जाएगा, बी आर रेडिकल। यहां तक आपको कोई ऑब्जेक्शन? पेरोक्साइड के अंदर होमोलाइसिस का होना, एच रेडिकल का लेके बी आर रेडिकल को प्रोड्यूस करना एकदम सेट है। हाँ सर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं यहाँ तक तो। बेटा जी अब आता है कौन सा स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप। क्या होता है, अब बना हुआ बी आर किसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, एल्कीन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है बेटा। अब आप, अच्छा बच्चा मुझसे यहां पूछता है, सर आपने उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्यों जोड़ा बी आर को, जहां हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा थे, कम वाले पे क्यों नहीं जोड़ा? साहब आप ध्यान से सुनना, अब एक काम करते हैं, आपको इस बात में प्रॉब्लम है तो मैं दोनों पे जोड़ के देख लेता हूँ। भाई बी आर को यहां जोड़ूं तो रेडिकल यहां का, ये स्टेप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हमें क्वेश्चन कोई एनटीएम रूल से नहीं करने हैं, मैकेनिज्म से करने पड़ेंगे। पेरोक्साइड की प्रेजेंस के अभी जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो अपने किससे सॉल्व करेंगे, मैकेनिज्म से। तो आप यही स्टेप, एक ये स्टेप होता है ध्यान से देखने लायक। अब बी आर को कहां जोड़ू मैं, इस CH2 पे जोड़ू या CH पे जोड़ू? सर एक काम करो ना, आप दोनों पे जोड़ के हमें चेक करवा दो। यहां बी आर को जोड़ोगे, इस बी आर को देख के होमोलाइसिस हो गया, इसने अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया। यदि ये बी आर इस कार्बन पे जुड़े तो रेडिकल यहां का बने, और बी आर यदि इसमें जुड़े यहां का बने। अब मुझे बताओ रेडिकल मोर स्टेबल कहां का है बेटा? सर दोनों जोड़ के बताओ, हमें बताना जरा कैसे, कौन कौन सा बना सर? मैंने रेडिकल बेटा जी बी आर को यहां जोड़ा तो रेडिकल यहां का बना, और यदि मैंने बी आर को कहां जोड़ा, यहां जोड़ा, तो रेडिकल कहां का बना, यहां का। अब बताओ मुझे मोर स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो ये तो बनेगा और ये नहीं बनेगा, अड़े लगे आपको? तो बी आर उस डबल बॉन्डेड कार्बन या अनसेचुरेटेड कार्बन पे जाता है जहां हाइड्रोजन के नंबर क्या होते हैं, ज्यादा। अड़े लगे आप लोगों को? अब क्या होगा, आप बताओ सर क्या होगा? बेटा जी ये जो रेडिकल है, ये फिर से एच बी आर के अंदर क्या करेगा, होमोलाइसिस करेगा। फिर से एच बी आर में क्या करेगा, होमोलाइसिस। अब मुझे बताओ एच को तो जोड़ लेगा, और किसको प्रोड्यूस कर देगा, फिर से बी आर। एक आप बात ध्यान से देख रहे हो, तो बेटा जी ये दो ही मेन स्टेप है, बाकी स्टेप में तो कोई मतलब ही नहीं है। कैसे सर, क्या कहना चाह रहे हो? इन दो स्टेप को जोड़ने पर ही नेट रिएक्शन आती है, जोड़ के दिखाओ सर। एल्कीन, बी आर से बी आर कैंसिल, इंटरमीडिएट से इंटरमीडिएट कैंसिल, कीन प्लस एच बी आर गिव्स टू एल्किल ब्रोमाइड। तो सर मेन स्टेप तो चेन प्रोपगेशन स्टेप ही होता है। हाँ, इसमें क्या होता है, हर बार एक बी आर एक एल्कीन को एल्किल ब्रोमाइड में बदलता है और फिर प्रोड्यूस हो जाता है, फिर से एक एल्कीन को एल्किल ब्रोमाइड में बदलता है, फिर प्रोड्यूस हो जाता है, फिर एक एल्कीन को एल्किल ब्रोमाइड में बदलता है, फिर प्रोड्यूस हो जाता है। रिएक्शन चलती ही जाती है, करोड़ों मॉलिक्यूल किसमें बदल चुके होते हैं, प्रोडक्ट में बदल चुके हैं। अब आपने सारी एल्कीनों को एल्किल ब्रोमाइड में बदल चुके हो, हर बार एक बी आर पैदा हो जाता है। अब मुझे बताओ, आपको ये रिएक्शन रोकनी है, चैन टर्मिनेशन करना है, तो मुझे क्या तरीका काम में लेना चाहिए? स्टेप थर्ड चैन टर्मिनेशन स्टेप में क्या तरीका काम में ले, आप बताओ। चैन टर्मिनेशन स्टेप कैसे, क्या काम में लूं? सर आप एक काम करो, रेडिकल खत्म करो। मेरे पास दो तरह के रेडिकल है, आप पूरे में चेक कर लो कौन कौन से सर। एक तो ये वाला कार्बन वाला रेडिकल है, एक बी आर वाला रेडिकल है अपने पास। अपने को रिएक्शन खत्म करनी है तो तरीका क्या काम में लेना होगा? सर अपने को रिएक्शन खत्म करनी है तो फिर अपने पास पैटर्न एक ही है, आप रेडिकल रेडिकल को खत्म कर दो, ए प्लस ए टू, बी प्लस बी टू, और ए प्लस बी ए बी बना दो। भाई दो तरह के रेडिकल है तो तीन तरह के प्रोडक्ट बन जाएंगे, कौन कौन से? भाई बी आर और बी आर को मिला के क्या बना दो सर, बी आर टू। और इस वाले रेडिकल को इस वाले रेडिकल से मिला के क्या बना दो, इस वाले रेडिकल से इस वाले रेडिकल को मिला के ये बना दो, और इस वाले रेडिकल के साथ क्या जोड़ दो, बी आर। तो आप पास क्या आ जाएगा, एनी ऑब्जेक्शन? सॉरी बी आर, बी आर आ जाएगा। चलिए यहां तक कोई ऑब्जेक्शन? एक बार मैकेनिज्म फिर से देख लो तुम। पेरोक्साइड ने होमोलाइसिस करा, एच को ले गया, बी आर रेडिकल प्रोड्यूस होगा, चैन इनिशिएट कर दी। अब चैन इनिशिएट होने के बाद क्या सिनेरियो बनेगा, हर बार बी आर रेडिकल क्या करता है, एक एल्कीन पे अटैक करता है, एक एल्कीन को एल्किल ब्रोमाइड में बदलता है, फिर प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऐसे करोड़ों एल्कीन को एल्किन ब्रोमाइड में बदल चुका है। अब मुझे खत्म करना है तो क्या तरीका काम में लेना होगा? सर सारे रेडिकल को मिला के आपस में क्या कर दो, खत्म कर दो। सारे रेडिकल मिला के अपने खत्म कर दिया। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ये स्टेप, एक खास बात और सुन लो,
ये रिएक्शन तभी प्रोसीड होती है जब चेन प्रोपागेशन के ए और बी दोनों ही एक्सोथर्मिक होते हैं। कभी सुना हुआ है क्या काइनेटिक्स की टर्म में? ये रिएक्शन कब प्रोसीड होती है? जब स्टेप ए और बी दोनों ही क्या होने चाहिए? एक्सो। एक भी एंडो हो जाएगा तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। कैसे सर, कैसे? बेटा जी, अपनों ने थोड़ी सी एनर्जी देकर, वैसे रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए होता है, आपको सुना हुआ ना थोड़ा बहुत, स्पॉन्टेनियस अपने आप प्रोसीड होने के लिए। चलिए छोड़िए, तो आपने एक बी आर रेडिकल एनर्जी देकर प्रोड्यूस कर लिया जो भी है। इसके बाद बेटा जी जब अगला जुड़ता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। बी आर रेडिकल की तुलना में ये रेडिकल स्टेबल बनने चाहिए। उसके बाद दूसरे पड़ाव के अंदर फिर से जब अटैक होता है, वापस रेडिकल बी आर में चला जाता है। अब दोनों ही केसेस के अंतर्गत यदि स्टेबिलिटी बढ़ती है तब तो रिएक्शन प्रोसीड स्पॉन्टेनियस हो जाता है, अपने आप प्रोसीड हो जाएगी, और वरना अपने आप प्रोसीड नहीं होगी। एक भी स्टेप में आपको एनर्जी देनी पड़ी तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखो, अब यहां पर सवाल ये उठता है, सर HF और HCl लेने पर क्या प्रॉब्लम होती है? HF और HCl दो रीजन होते हैं, एक तो काइनेटिक्स बेस्ड रीजन होता है, एक लोकल सा रीजन होता है, सिंपल सा। तो पहला आप नोट पॉइंट सुनिएगा, HF और HCl रिएक्शन शो करते हैं क्या? HF एंड HCl नॉट शो FR, क्यों? कारण क्या होता है? नॉट शो FR, क्या कारण होता है? एक तो सिंपल रीजन होता है कि होमोलाइसिस की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही क्या होती है? ज्यादा। होमोलाइसिस की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? अरे आप समझ पा रहे हो भाई? आरओ रेडिकल बनेगा, HBr रेडिकल बनेगा। HBr है, जैसे HBr में होमोलाइसिस इंड्यूस कर देता है, ईएन डिफरेंस का में आराम से होमोलाइसिस हो जाता है, और उनके अंदर ईएन का डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास पड़े? ईएन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी के तो नाम है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास पड़े हैं? किसके पास? क्लोरीन और फ्लोरीन के पास पड़े हैं। तो वो होमोलाइसिस इंड्यूस नहीं, होमोलाइसिस इंड्यूस करता रहेगा, वो इंड्यूस होगा नहीं। अक्सर काउंसलिंग लेना या किसी से कोई बात सुनना या कोई मतलब हर कहीं से ज्ञान वो ले लेता है जिसका खुद का दिमाग कमजोर हो चुका होता है। तुम भी कमजोर दिमाग की स्टेज में जाते हो तो आराम से माइंड वॉश हो जाते हो। तो ऐसी सी कहानी कैसे? HF भी प्रोक्साइड होमोलाइसिस को इंड्यूस करता है, जिसके फंडे ऑलरेडी क्लियर है। HF और HCl पता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन F और Cl के पास ही पड़े, अपने को जब भी करना है हाइड्रोलाइसिस ही करना है। तो इसको इंड्यूस करने का उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो मैं जो लोकल सा रीजन है वो तो क्या लिख दूं? बॉन्ड होमोलाइसिस बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बहुत ही क्या होती है? हाई होती है। होमोलाइसिस बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या होती है? हाई। और वैसे यदि हम रिएक्शन के काइनेटिक्स की दृष्टि से देखें तो क्या आंसर आता है वो ध्यान से सुनो। बेटा जी, आपने मान लो एक बार एक Cl रेडिकल अंदर डाल दिया, रिएक्शन चालू भी करवा दी, Cl रेडिकल आ गया, यहां जुड़ गया, यहां इंटरमीडिएट बन गया, तो क्या दोबारा होमोलाइसिस कर पाएगा वो? अरे इसमें होमोलाइसिस हो पाएगा क्या उसमें रेडिकल को देखकर HF HCl में फिर से? तो स्टेप बी कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। एनर्जी देनी पड़ेगी ना फिर तो। अरे अपने आप तो वो तो टूटता नहीं अपने आप ब्रेक हो पाता है क्या वो? तो स्टेप बी क्या हो जाता है? एंडोथर्मिक हो जाता है। सॉलिड रीजन ये माना जाता है। स्टेप बी क्या हो चुका है? एंडोथर्मिक, इसीलिए रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाती। चलो छोड़ो। HI नॉट शो दिस रिएक्शन, क्यों भाई? HI नॉट शो दिस रिएक्शन क्यों? जवाब दो जरा। रेडिकल तो आराम से बन जाएगा HI में, ईएन डिफरेंस तो और कम है, फिर क्या होगा? I2 बन जाएगा। कुछ बच्चों का ये भी जवाब सही है। I2 के थोड़ा और अच्छा जवाब, इससे स्टैंडर्ड और थोड़ा अच्छा जवाब क्या होगा? कुछ किताबों में भी लिखा होता ना, आई रेडिकल स्टेबल एंड बल्की ग्रुप, तो वो आई रेडिकल अटैक करने नहीं जाता, या आई रेडिकल I2 बना लेते हैं आप वाली, ये बात भी सही है। अपने सीट में क्वेश्चन में I2 रेडिकल का बनने वाला है, आई और आई रेडिकल मिलकर I2 बन जाता है। चलो आप सिंपल समझो, एक बार जवाब एक बार वापस से सीखो आप लोग। HI वाला, सर आरओ रेडिकल पैदा होगा, HI आई रेडिकल पैदा कर देगा। साहब ये आई रेडिकल यहाँ आनाकानी करनी शुरू करेगा। कैसे? आई रेडिकल कहता है मेरा 5p ऑर्बिटल है, कौन सा है? कार्बन की औकात कितनी? 2p। मेरा और तेरा क्या मिलन है? 5p और 2p, ये इसके साथ ओवरलैप नहीं होता। और किसको ढूंढता है फिर वापस? 5p को ही। तो आई रेडिकल किसके साथ मिल जाता है? दूसरे आई रेडिकल के साथ, और मिलकर क्या बना लेता है? I2। काइनेटिक्स की टर्म में थोड़ा सुंदर जवाब दो तो। सर ढंग का जवाब है कि ये दोनों एक्सो होने चाहिए, बट आई रेडिकल लेते ही ये स्टेप अपने आप हो पाएगा क्या? एनर्जी देनी पड़ेगी कराने के लिए, और एनर्जी देनी पड़ती है, स्टेप कैसा हो जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा।
आइडिया लगा ना? तो आप जैसे जवाब पसंद करते हो वैसे। आई रेडिकल एफएआर नहीं शो करने का कारण बताना। पहला सर, आई रेडिकल स्टेबल एंड बल्की ग्रुप है, या थोड़ा सा सही जवाब थोड़ा और अच्छा लिखने के लिए, 5p ऑर्बिटल ऑफ किसका? आई रेडिकल नॉट ओवरलैप विद किसके साथ? नॉट ओवरलैप विद 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो ओवरलैप विद किसके साथ? ओवरलैप विद अनदर आई रेडिकल, ओवरलैप विद अनदर आई रेडिकल। तो आई रेडिकल और आई रेडिकल मिलके बेटा जी क्या बना लेते हैं? I2 बना लेते हैं। इससे थोड़ा अच्छा जवाब कौन सा होता है? स्टेप ए क्या हो जाएगा यदि आई लोगे तो? स्टेप ए क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। स्टेप ए क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। यहां तक आपको आइडिया लग गया? लोकल सा कारण में भी आप चला लो काम। HF और HCl रिएक्शन शो क्यों नहीं करते? होमोलाइज की बॉन्ड एनर्जी बहुत ही क्या होती है? ज्यादा हो तो रिएक्शन प्रोसीड। HI क्यों नहीं करता? आई रेडिकल के साथ मिलकर क्या बना लेता है? I2 बना लेता है। इतना आपके लिए सफिशिएंट है? हाँ बेटा। बोरॉन बेटा ऑर्बिटल डिफरेंस के साथ जो ओवरलैपिंग टेंडेंसी होती है ना, एक फिक्स रेशियो तक तो हो जाती है, 2p की 4p तक तो चल जाती है। अच्छी तो 2p की 2p के साथ होती है इफेक्टिव, बट एफ और सीएल तो बनते नहीं है 2p 3p। तो 4p तक तो साइड डिफरेंस इतना होता है कि हो जाती है, फिर एक रेंज के बाद साइड डिफरेंस इतना ज्यादा आ जाता है कि वो ओवरलैप आपस में नहीं करता। आइडिया लग गया? और ये रिएक्शन प्रैक्टिकली जब होती है तो ही हमें पता चलता है कि इसकी इसके साथ हो रही है ओवरलैप, बट कौन किसके साथ नहीं हो रहा। 2p किसके साथ तक तो हो रहा है, 4p तक तो हो रहा है, बट किसके साथ बिल्कुल ही नहीं हो रहा। 5p आती है रिएक्शन बिल्कुल ही नहीं कर रहा, I2 बन रहा है बार बार। बार बार कौन रिलीज हो रहा है? I2। ठीक है, चलिए यहां तक आप सेट है? अब बेटा कुछ छोटे मोटे क्वेश्चनों के मुझे जवाब दो। ये क्वेश्चन बड़ा सदाबहार क्वेश्चन होता है। आप इसकी मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट और अटैकिंग एजेंट तीनों पूछे जाते हैं। HCl और R2O2 जवाब दो। हर बच्चा सोच के जवाब दे बेटा। सबसे पहले बताओ, ये मैकेनिज्म का टाइप कैसा है? ये आर ही होगी। अटैकिंग एजेंट कौन होगा? Cl माइन H+ ही होगा, H+ ही होगा। इंटरमीडिएट कौन बनेगा? कार्बोकेटाइन ही बनेगा। और प्रोडक्ट कौन बनेगा? 2 क्लोरोप्रोपेन ही बनेगा सर। कौन बनेगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। थोड़ा सा मैं लेवल अप बढ़ाऊंगा, एक बार आप ध्यान देना है थोड़ा सा। यहां तक बेटा जी कोई ऑब्जेक्शन, एनी डाउट? अब मैं जो 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको थोड़ी सी तकलीफ महसूस होगी, बट ध्यान देना बेटा। HBr के साथ में एक तो परऑक्साइड ले रहा हूं और एक अकेला HBr ही ले रहा हूं। आप दोनों कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत पावरफुल अंदाज में करें। कोई अच्छा बच्चा मुझे बता सके तो बहुत बेहतर बात है। ये क्वेश्चन बड़ा सदाबहार क्वेश्चन होता है, HBr एल्काइन वाला। आंसर क्या आएगा बेटा? रीजन रहने दो, चलो आंसर ही बता दो। सेम नहीं आएगा बेटा, सेम तो कैसा है? एक तो FAR है, एक EAR है। सोचो आंसर क्या आएंगे? पहले में बेटा 2 ब्रोमो, सेकंड में तो 2R हो जाएगा, 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन आ जाएगा। पहले वाले में बताओ। हर बच्चा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बड़ा आपसे विनम्र निवेदन है कि थोड़ा अच्छे IQ लेवल का पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना? आप थोड़ा सा इस बात को समझो इशारे में। अच्छे IQ का पढ़ना जरूरी होता है। माना NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन उठेगा, बट आपका IQ डल होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छे इंप्रूव्ड IQ के साथ पढ़ना चीजों को बहुत जरूरी है। पढ़ते तो हम भी NCERT बेस है वर्ड टू वर्ड, बट एक अच्छे IQ के साथ पढ़ते हैं। बच्चा स्मार्ट फील करता है कोर्स होने के बाद। थोड़ा सा जो भी रिएक्शन होगी ना, वो रिएक्शन पढ़ने के बाद अच्छा लगता है कि कुछ आता है। पहले हाइड्रो एलोजिनेशन ऑफ एल्किन के तीनों तरह के क्वेश्चन आ गए ना, एल्किन और एल्काइन के। कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंज करके स्टेबल करना, हेलोजन को जोड़ना, जेड का प्लस MH है तो पास में, माइनस MH है दूर, एल्काइन के ऊपर 2 R बॉन्ड को जैम बनाना। और फिर इसके क्वेश्चन अभी बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं, इसके भी अच्छे लगेंगे आपको क्वेश्चन। FAR और ER के कंपैरिजन के क्वेश्चन होते हैं। पहले मुझे इसके बारे में बताओ, पहले वाले में बेटा। बिल्कुल 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन आएगा, पर आया कैसे? सुनो, पहले बेटा अटैक करने कौन आता है? BR रेडिकल आता है। होमोलाइसिस होगा इसको देखकर, तो मुझे रेडिकल कहां जोड़ना है? सर BR यहां जोड़ोगे तो रेडिकल बीच का बनेगा, और BR बीच में जोड़ोगे तो रेडिकल यहां का बनेगा। तो मैं BR तो किनारे जोड़ूं ताकि रेडिकल बीच का मोर बने। आप देखो यहां तक मेरे साथ हो ना? सर यहाँ का रेडिकल तो ठीक है, हमें 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 यहाँ तक तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन? यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन? अब इसके बाद कौन आके जुड़ जाएगा? H आके जुड़ जाएगा एक बार तो।
चलो अब मुझे बताओ दोबारा बी आर का अटैक कहां हो। हर बच्चा अच्छे से सोचे, बीच का रेडिकल बनाऊं तो बी आर को यहीं जोड़ूं। रेडिकल कहां बनेगा, मोर स्टेबल साइड का। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, रिच स्पीशीज होती है रेडिकल। आपको जब जीओसी पढ़ाते समय कहा गया होगा आपको ध्यान में रखने के लिए बात, क्योंकि वहां उन टीचर्स को पता होता है कि हम एफ आएंगे तो ये चीज दोबारा आएगी। इलेक्ट्रॉन रिच होती है कि डेफिशिएंट? तो इलेक्ट्रॉन मान लो इलेक्ट्रॉन रिच साइड के पास रहना चाहता है, दूर रहना चाहता है? यार इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, उसके पास रहना चाहेगा, दूर? पास। तो रेडिकल को तो मुझे यहां बनाना है, तो बी आर को कहां जोड़ू मैं? बीच में जोड़ो सर, बी आर यहां जोड़ू ताकि यहां का रेडिकल क्या बने, यहां का रेडिकल बन गया। अब कौन आके जुड़ जाएगा, कौन आके जुड़ जाए? एच। अब बेटा जी थोड़ा सा इसके बारे में सोचो तो एक बार, इसके बारे में सोचो एक बार, इसके बारे में क्या करो। हाँ कौन? हालांकि ओवरलैपिंग तो नहीं होती, क्योंकि अच्छा बच्चा कहता है सर 7 कार्बन है रेडिकल के आउटर सेल में। रेडिकल के आउटर सेल में कितने कार्बन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। 7 वाला बैक बॉन्डिंग तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, पूरा वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होता है, पर इलेक्ट्रॉनों का बैकअप देता है भी यार। इलेक्ट्रॉन रिच साइड के पास में रेडिकल अट्रैक्शन की वजह से हाईली क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ये आपको वहां पढ़ा जीओसी में बताया गया होगा, जीओसी फर्स्ट में। चलिए एक बार छोड़िए, कोई बात। हाँ इसमें क्या करोगे तुम, इसमें इसमें बोलो बोलो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करा दोगे, प्लस माइनस, प्लस और बी आर दोबारा बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन बनाओगे। कैटाइन भी तो बी आर के पास ही मोर स्टेबल होता है, वापस वहां पास का कार्बोकेटाइन बनाओगे फिर बी आर वहीं जोड़ोगे, तो इसका आंसर कौन आएगा बेटा? 2 आ जाएगा सर इसका। तो चलिए इसे छोड़िएगा, आपके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आता है नीट में, एनटीए यदि उठाता है क्वेश्चन, एनटीए या तो इस थ्योरी में से क्वेश्चन उठाएगा, और या मैं जो अब क्वेश्चन देने जा रहा हूं ये क्वेश्चन थोड़े उससे स्मार्ट है, बट ठीक है, मतलब इससे आपका माइंड इतना शार्प सा फील होता है आपको कि आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से अंदाज में होते हैं। ये सब रूल्स की धज्जियां उड़ जाएगी पूरी तरह से, एम रूल एंटी एम रूल कोई काम नहीं आएंगे। आप बस ध्यान से दोनों को देखो, अच्छे से अच्छे से हर बच्चा सीखे बेटा। पहले क्वेश्चन को, पहले की मैकेनिज्म का नाम बताओ, पहला अटैक करने कौन आए, इंटरमीडिएट कौन बने, मोर स्टेबल बनाना मुझे, तो तुम मुझे तुरंत बताओ कि मैं क्या करूं, किस तरफ इलेक्ट्रोमेरिक करवाऊं, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बना दूं? आपको मेरी बात में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बना दूं? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बना दिया, अब जुड़ने के लिए कौन आ जाएगा, बी आर माइनस। चलिए बेटा जी मजा तो आपको इसमें आएगा, बताओ जरा पहले मैकेनिज्म का नाम बोलो, पूरी तरह क्वेश्चन मैकेनिज्म से करना है। एफ अटैक करने के लिए कौन आने वाला है, अटैक करने के लिए कौन आएगा, देखकर होमोलाइसिस होगा, इसे देखकर इस रिएक्शन में क्या होगा, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस में मैं बी आर जहां जोड़ू रेडिकल उसके पास में बचता है, दूसरे वाले कार्बन में बचता है ना। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इंटरमीडिएट रेडिकल कौन सा ज्यादा पसंद है, रेडिकल कहां का बनाना चाहते हो तुम, फेनिल के पास बनाना चाहते हो? अरे बेंजाइलिक कार्बो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, तो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनाने के लिए बी आर कहां जोड़ना पड़ेगा, उससे आगे वाले कार्बन पर, ताकि मैं इंटरमीडिएट कौन सा बना सकूं, ये वाला। बी आर यहां जोड़ू बेटा, तो इंटरमीडिएट यहां का बन गया। अब जुड़ने के लिए कौन आ जाता है, वापस एच बी आर होमोलाइसिस करता है तो एच रेडिकल जुड़ जाता है इस पर। अब आप एक बार रूल्स को दोबारा दिमाग में लेकर आओ, तो रूल्स क्या कहते थे बेटा, एक बार सोचना थोड़ा। रूल्स क्या कहता था इसमें सर, मार्कोनी को एम रूल लगना चाहिए, एम रूल का स्टेटमेंट क्या था सर, बी आर वहां जाएगा जहां उस डबल बॉन्डेड कार्बन जहां हाइड्रोजन के नंबर कम हो, यहाँ आना चाहिए, पर आया कहाँ है, ज्यादा वाले पर। एंटी एम रूल कहाँ आया है, एंटी एम रूल क्या कहता है, उस डबल बॉन्ड हो जाएगा जहां बी आर का नंबर ज्यादा हो, आया कहाँ है? तो मतलब रूल का तो कोई औचित्य ही नहीं है सर, रूल तो ऐसे ही है। क्वेश्चन किससे करने होंगे, मैकेनिज्म से। क्वेश्चन में क्या बनाने होंगे, इंटरमीडिएट, कौन से वाले इंटरमीडिएट, स्टेबल इंटरमीडिएट।
कौन से इंटरमीडिएट बनाने होंगे? स्टेबल इंटरमीडिएट बना लोगे? दोनों में स्टेबल इंटरमीडिएट बनाया, एक में स्टेबल कार्बोकेटायन बनाया, एक में स्टेबल फ्री रेडिकल बनाया, और उसके बाद HG जोड़ दिया। कौन अटैक करने आता है? एकदम क्लियर माइंड से हो गया। अब बेटा जी अगला देखना, ये क्वेश्चन भी ठीक क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन ही है। रूल्स वैसे भी नहीं लग सकते क्योंकि H के नंबर बराबर है। आप मुझे एकदम स्मार्टली इन दोनों के आंसर दो। पहले के बारे में क्या सोच रहे हो आप? बोलो पहले के बारे में। ER मैकेनिज्म का टाइप बोलो। EAR। अब EAR मैकेनिज्म है तो पहला अटैक करने के लिए कौन आएगा? H+ आएगा। अब मुझे बताओ H+ अटैक करने के लिए आएगा तो बताओ कार्बोकेटायन कहां का बनेगा? बोलो। इंटरमीडिएट किधर कराऊं बेटा? इलेक्ट्रोमेरिक ऐसे कराऊं या ऐसे कराऊं? ऐसे, ताकि यहां का बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बन सके। कार्बोकेटायन बना दिया बेटा, कार्बोकेटायन बना दिया, और अब जुड़ने के लिए कौन आ जाएगा? Br। एनी ऑब्जेक्शन? अगले में बताओ बेटा, मैकेनिज्म का टाइप बोलो। मैकेनिज्म का टाइप FAR। अटैक करने के लिए कौन आने वाला है? अटैक करने के लिए कौन आने वाला है? Br रेडिकल। अब बताओ होमोलाइसिस होगा इसे देखकर? होमोलाइसिस होगा तो आपको रेडिकल कौन सा पसंद है? बेंजाइलिक वाला रेडिकल बनाना है मुझे, तो मुझे Br को कहां जोड़ना पड़ेगा? उससे आगे वाले में। मुझे यहां का इंटरमीडिएट बनाने के लिए Br को यहां जोड़ना पड़ेगा। अब क्या किया जाए बेटा, कौन जुड़ने के लिए आ जाएगा? H। तुम्हें यहां तक कोई ऑब्जेक्शन? एनी डाउट? ये इसी के साथ FAR मैकेनिज्म पूरी खत्म हुई। FAR अपनी कंप्लीट हो गई, समझ रहे हो? FAR अपने सिलेबस में इतनी होती, सिलेबस क्या सिलेबस से अच्छी स्टैंडर्ड है। अब क्वेश्चन आने की संभावना, एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पोर्शन में से बनता है, मैकेनिज्म बेस्ड ज्यादा आता नहीं, और एक ये क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन करके दिखाना होता है, प्रोडक्ट बनाना होता है, समझ रहे हो? तो आप आराम से दोनों EAR और FAR में अच्छा सा कंपेरिजन जानते हो, कौन सा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। हाँ बेटा, कौन सा वाला? ये इस दिक्कत, ये वाला दिक्कत कर रहा है। हाँ, इसमें पहला पहला एक तो ठीक है बेटा, एक तो सिंपल है। कैसे? होमोलाइसिस हो गया, Br इधर जोड़ूं तो यहाँ का रेडिकल, यहाँ जोड़ूं तो यहाँ का रेडिकल, ठीक है? तो अब अपनों ने Br यहाँ जोड़ के बीच का रेडिकल बना लिया, ठीक है? अब क्या होगा? अगली वाले दोबारा Br यहाँ जुड़ चुका है, अगला वाला मुझे होमोलाइसिस Br रेडिकल अटैक करने आ गया, अपना एकदम क्लियर Br रेडिकल अटैक करने आ गया। इधर भी रेडिकल, इधर बनाऊं तो इधर रेडिकल बने, इधर रेडिकल बनाऊं तो इधर रेडिकल बने। अब मुझे बताओ रेडिकल मोर स्टेबल कहाँ का है? अब आपको लगता है सर इधर हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है ना, 3 अल्फा एच है ना। भाई आप ये सोच रहे हो यहाँ पर 3 H है, CH3 के बाद H कितने? यहाँ 3 H मिल रहे। बट बेटा जी इसमें चलो बाहर पूछ रहे हैं आपके कि और कुछ है क्या क्रॉस क्वेश्चन इसमें? माइनस आई नहीं लगा था बेटा, इलेक्ट्रॉनों के बैकअप की वजह से अट्रैक्शन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कार्बन रेडिकल होता है वो हेलोजन के कार्बन के पास मोर स्टेबल माना जाता है, कैटाइन की तरह ही। कैटाइन में बैक बॉन्डिंग वाले कैटाइन स्टेबल नहीं माने जाते। हाँ, Br रेडिकल इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, प्लस चलो कोई भी लेना देना तो हो नहीं रहा क्योंकि हाफ फिल ऑर्बिटल है उसके पास। ऑर्बिटल शेप कैसी है? एक पूरा पेयर्ड है, एक फिर पूरा पेयर्ड है, एक में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एक में कितना इलेक्ट्रॉन पड़ा है? अभी बाहर आ जाना कॉपी लेके, मैं सारे डायग्राम बना दूंगा, ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है? जल्दी बनाओ। बना दिया क्या? बनाओ बनाओ, मैंने सोचा बना दिया, टाइम हो गया, एक और कर लेंगे, पढ़ो यही तब होते। कल बेटा जी अपन हाइड्रेशन, एलोजिनेशन और इंटर एलोजिनेशन पढ़ लेंगे। अप्रोक्स EAR कल खत्म कर देंगे। कल अप्रोक्स अपन EAR का पढ़ाओ क्या कर देंगे? खत्म कर लेंगे। क्या टाइम बुला देंगे? ये क्या है मतलब? ये कोई डायलॉग है क्या? अच्छी बात। कैंकड़े बुला दोगे? नहीं, अच्छी बात है, टीचर्स का अच्छा फॉलोअर अच्छा रैंकर होता है हमेशा।
समझ रहे हो, अपना दिमाग लगाने से रैंक थोड़ी सी कम हो जाती है। ट्वेल्थ के साथ अच्छी रैंक क्यों आती है पता है? बहुत ब्लाइंड फेथ वाला बच्चा होता है विद ट्वेल्थ का बच्चा, लीडर तो इतनी ही नहीं आ पाती। विद ट्वेल्थ अच्छा आता चांस, हम तो सिर्फ विद ट्वेल्थ है नहीं। चलिए बेटा कोई बात, सब अच्छा ही अच्छा है। बनाओ आप बनाओ। कितने बजे तक है बेटा क्लास? बनाओ बनाओ। अरे एफआईआर आराम से पूरी समझते बनाओ। वो चारों चारों क्वेश्चन समझ आ गए बेटा? दो में चार क्वेश्चन जो है सब ज्यादा ठीक क्वेश्चन वही है आपके लिए, सब ज्यादा क्वेश्चन यही दिक्कत कर रहा है थोड़ा। चलो कोई इसका बता देता। ये मेरे हिसाब से जो अच्छा बच्चा होता है उसका आंसर तो कभी गलत नहीं होता है। इसका भी उसको पता होता है ना, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन आता है। इसका पढ़ाया क्या कभी आप लोगों ने? याद करा हुआ है ना? नहीं करा हुआ है, ज्यादातर बच्चों का सही आता आंसर। आज वो एक तुम्हारे शायद थोड़े से बच्चों का बैच है ना एसआरजी वालों का, बेकार है। नहीं बच्चे तो सारे ही चलो अच्छे होते हैं। हाँ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। नहीं हर बच्चे का सर 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन होता है, पर ये नहीं पता क्यों होता है। नहीं नहीं मैंने कहा ना सारे ही अच्छे होते हैं। जल्दी बनाओ। चलो बेटा जी 10 से 11 क्वेश्चन लगा लो एक बार आप, जो कल आपको करके लाने हैं। कॉपी के टॉप पर लिख लो, लिखो। रेस के पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर, रेस देना बेटा को, लाए रेस लाए, मॉड्यूल नंबर 3 भी दे दो। आजा बेटा आजा आजा। रेस रेस, अरे बैठने दो बैठ। चलो बेटा सुनो। अरे यार सीटें वीटें तो एकदम नई पड़ी है। बेटा रेस वेस कर रखी है क्या? एकदम ऐसी कड़क लग रही है जैसे। चलिए बेटा पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 कर लाओगे? 3 और 5 रेस के दो क्वेश्चन और मॉड्यूल के लगाओ तो पेज नंबर 114 114, मॉड्यूल नंबर 3 पेज नंबर 114, क्वेश्चन नंबर लिखो क्वेश्चन नंबर सेकंड फिफ्थ, सेकंड मॉड्यूल नंबर 3 पेज नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 2 5 10 11 12, 10 11 12। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर लिखो क्वेश्चन नंबर 3, अरे आवाज नहीं, 3 7 3 7 3 7 लग रही। उसके बाद 33 और 35, ये 11 क्वेश्चन एक बार कल आप अटेंड कर लेना, ये सब पढ़ के अच्छे से। चलिए साहब अब इजाजत चाहें सब।